भारत सरकार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने जा रही है और इस पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भावुक हैं। ये बातें सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कही। उन्होंने कहा कि आडवाणी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गठबंधन और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के फटे कपड़े सबको दिखते हैं। ये दिशाहीन लोगों का गठबंधन है। अखिलेश यादव के एक सांसद का टिकट बचने और सब सांसदों के इस टिकट कटने की बात पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश पहले अपना घर देखें। बजट पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अंतरिम बजट में मर्यादाएं होती हैं। 2 करोड़ घर बनाने, बिजली पर आत्मनिर्भर बनाना रेवड़ी बांटने वालों के लिए भी सबक है। उन्होंने 2024 को लेकर कहा कि काम के दम पर 400 सीटें तक पहुंच सकते हैं और फिर सरकार बनाएंगे। बता दें कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सभी बातें कही। देश की अस्मिता के साथ, देश की पहचान के साथ जो चुनाव कार्य रहे कि बहुत बार फ्री बीज, जिसको रेवड़ी बांटना कहा जाता है, रेवड़ी बांटने के क्रम में कैपेक्स का जो है वो घटता चला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर घटता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि घटता है तो विनिर्माण के कार्य नहीं हो सकते, प्रगति नहीं हो सकती। और बहुत सारी प्रदेश की सरकारें अपनी लोक लुभावन घोषणाओं के परिणाम स्वरूप इस प्रकार का एक्सपेंडिचर करने में असमर्थ है। अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यदि वित्त मंत्री जी ने कहा तो मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन मुझे हो सकता है, लगता है कि आने वाले वर्षों के अंदर इस प्रकार के फिस्कल डिसिप्लिन का भी पालन केंद्र सरकार कराए कि जो केंद्र से राज्य सरकारों को पैसा जाता है उसमें एक मर्यादा हो और कैपेक्स का निश्चित रूप से प्रावधान उसके अंदर हो। हमने उसको बढ़ाया है और हमें उम्मीद है उसके कारण से जो रोजगार का सृजन होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वो सब होगा। इसी प्रकार से एक जो मैं बहुत बड़ी बात में सोचता हूं, कल बहुत अच्छा उल्लेख हमारे एक युवा नेता ने किया, युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम रेवड़ी नहीं बांटते, हम जो है जनता को सरकार की तरफ देखने वाला नहीं बनाना चाहते, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते। और बहुत अच्छा उन्होंने दिया 1 करोड़ जो रूफ टॉप के ऊपर हम बिजली निर्माण करने के लिए उसको सहायता देना। तो उसके पीछे का हमारा उद्देश्य यही है कि हम उसकी बिजली माफ नहीं कर रहे, 200 यूनिट तुमको दे देंगे, 300 यूनिट तुमको दे देंगे, वो बिजली उसमें से पैदा करेगा। तो जहां एक और पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध बिजली प्राप्त होगी, दूसरी ओर वो आत्मनिर्भर होगा और भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन वो करता है तो उसके द्वारा उसको कैश की भी प्राप्ति होगी, आत्मनिर्भर वो बनेगा। हमारी जो सोच है, प्रधानमंत्री की जो सोच है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2047 तक हमको एक आत्मनिर्भर देश बनाना है, हमको स्वावलंबी देश बनाना है, हमको जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की इसको बनाना है। तो उसके सामान्य व्यक्ति को भी वो स्वावलंबिता उसकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की एक दृष्टि पूरे बजट के अंदर है। अब जब एक और घोषणा है, छोटी सी, शायद ध्यान में आई कि नहीं आई, लेकिन टैक्स के जो इनकम टैक्स के बहुत सारे मुद्दे वो लटके हुए हैं। यानी हमें भी आश्चर्य हुआ, हमें उतना जानकार, 1962 तक के मुद्दे लटके हुए हैं, यानी 61 साल पुराने मुद्दे लटके हुए हैं। क्या है साहब, एक डिमांड निकाल रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति है, इनकम टैक्स पेयर है, वो जो है उससे सहमत नहीं है, उसको चैलेंज करता है। अब उस पर खर्चा हो रहा है, डिसाइड नहीं हो रहा है। तो आप देखिए कि उसके अंदर जो टैक्स पेयर है वो भी दुखी है और एक प्रकार से सरकार भी दुखी है। 1 रुपया वसूल करने के लिए उसको अपनी सारी मशीनरी का उपयोग करते हुए कई बार उसमें 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो सरकार ने एक बड़ा व्यावहारिक सा एक वो स्टेप इसके अंदर लिया, इस बार ये घोषणा की है इस बात की कि जिन लोगों के 25,000 तक के बकाया हैं 2011 तक, हम उनको खत्म करेंगे। जिनके 10,000 तक के बकाया हैं 2015-16 तक, उसको खत्म करेंगे। तो जहां एक और टैक्स पेयर को राहत मिलेगी, वहां सरकार का भी लिटिगेशन का जो बोझ है वो कम होगा। यानी कुल मिलाकर जो दृष्टि है वो ये है कि ईज ऑफ बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, सशक्तिकरण हो, ये सारी चीजें उनको लेकर के बजट भी आया है। और जैसा मैंने कहा कि नई घोषणा इसमें संभावित ही नहीं थी, इसलिए एक प्रकार से 10 वर्ष के कार्य का उल्लेख करते हुए और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी उसमें संकल्पना की गई है। बाकी आपको पता है अभी मकानों का है, बहुत बारिश ये रहती थी कि भाई कुछ हम भी जाते हैं, दिशा की मिट्टी में जाते हैं कि कुछ अन्य लोग ऐसे रहते हैं जिनको मकान चाहिए। तो 4 करोड़ मकान हम लोग दे चुके हैं, बहुत बड़ी बात है ये। अब तक का आप इतिहास देखें तो कभी ऐसा हुआ नहीं, योजनाएं तो भले ही घोषित हुई हों, तो 2 करोड़ मकान हम और अधिक देंगे, इसका एक घोषणा की गई है, लक्ष्य दिया गया है। किसको देंगे अभी कुछ डिटेल उसका बताया गया है। नेचुरली गरीब को देंगे, मध्य वर्ग के लोगों को देंगे, या फिर जैसे वो द्रोण दीदी है
एक बड़ा कंसेप्ट है जो हमको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इस दृष्टि से बड़ा उपयोगी होगा, रोजगार का सृजन भी करेगा। तो उसमें 2 करोड़ सोचा तो उसको 3 करोड़ करेंगे। ऐसे कुछ जो घोषणाएं हैं महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, वो केवल मोटी मोटी वो नीतिगत फैसले नहीं किए हैं। और वही बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि पूरा भरोसा है कि हम अपने काम के आधार पर, सरकार के काम के आधार पर और अपने कार्यकर्ता के परिश्रम के आधार पर अगला चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और कल तो खड़गे साहब भी कह गए, हालांकि बाद में उन्होंने ही ट्राई टू करेक्ट हिम कि भाई 400 पार है ना, तो उनके मुंह में घी शक्कर। आपको ध्यान होगा कि 2019 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय हो गए, उन्होंने कहा था कि आप ही लोग लौट करके आएंगे। तो विपक्ष का नेता जी को इस प्रकार की बात कहता है तो वो इस बात को स्वीकार कर रहा होता है कि वास्तव में यश, यशस्विता ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जो कि साथ है, जो दिखाई देती है। हम भाजपा के कार्यकर्ता भावुक हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के तो निर्माताओं में से हैं। 1980 में भाजपा का जन्म हुआ। हालांकि आडवाणी जी तो जनसंघ का जो संस्करण था तब से निरंतर काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिस प्रकार से खड़ा किया, अटल जी आडवाणी जी की जोड़ी पूरे देश में, दुनिया में प्रसिद्ध थी। एक वक्त हम 2 रह गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रख करके और जो परिश्रम किया, कठोर परिश्रम किया, और भाजपा फोकस के अंदर आई। आपने ध्यान वो कहा करते थे कि हमको लोग एक हंगल की तरह एक फिल्मों का साइड का अभिनेता समझते थे, लेकिन अब वो फोकस में आ गए हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन जो था उसकी संपूर्ण संरचना, उसको करना, उसको कठोर परिश्रम करना, ये आडवाणी जी का विषय। और लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलावा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी, चाहे वो सरकार में रहे हो और चाहे वो संगठन में रहे हो, जिस मर्यादा का उन्होंने सदैव पालन किया वो बहुत अद्भुत है। अर्जुन उनको भारत रत्न देना, हम सब हम गदगद हैं और हम माननीय आडवाणी जी को प्रणाम करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार का मैं अभिनंदन करते हैं। गठबंधन के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके फटे हुए कपड़े सबको दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैंने ये कहा था कि उनका हाथ दाल तो ये बना रहे हैं, दाल तो इनकी अब बन रही है, पर जूते तो पहले से तैयार हैं, तो उसी में दाल बट रही है। और मैं समझता हूं कि गठबंधन का कोई न कोई नैतिक आधार था, गठबंधन की न साख थी। गठबंधन जो है अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों का एक ऐसा जमघट है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिक उपलब्धि के लिए दूसरे दल का उपयोग करना चाहता है, तो इसलिए उसको बिखरना ही था। आप चाहे वो बंगाल देख लीजिए, आप चाहे बिहार में आ जाइए, आप चाहे पंजाब में चले जाइए, आप दिल्ली में आ जाइए, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, गठबंधन नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। ये लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों का, दिशाहीन लोगों का एक जमघट है और जिनकी कोई साख नहीं है। इन लोगों को अवसर बहुत मिले हैं, लेकिन उन अवसरों का इन्होंने उस ढंग से उपयोग नहीं किया कि जनता इनके ऊपर भरोसा कर सके। अब अखिलेश जी की बात का इतना महत्व तो नहीं है कि उनके बारे में कुछ चर्चा की जाए। अखिलेश जी जरा सा अपना घर देख लें, ठीक से देख लें। अखिलेश जी अभी कांग्रेस से बात करें, हमसे तो उनको बात करने की जरूरत है नहीं, हम उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ जरा समझौता करें और दलों के साथ समझौता करें, फिर बात करेंगे उनसे।